तो सभी ऊर्जापुंज जिज्ञासु विद्यार्थियों को प्रणाम। 16 अप्रैल की सामूहिक घटनाओं पर हम चर्चा करते हैं। आइए, पहला बिंदु जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सहयोग ऐप नाम इसमें हमने उल्लेखित किया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा डेटा एकत्र करने हेतु ये विकसित किया गया है। डेटा, विभिन्न प्रकार के डेटा जो कोविड-19 को लड़ने में सहयोग करेंगे। ठीक है, तो मेनली हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने कम ही जानकारी यहाँ पर समेटी है, केवल ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ये बनाई गई ऐप है, इतना जान रहे। ठीक है, तो इसके पश्चात दूसरा जो बिंदु है वो है पूल परीक्षण। पूल परीक्षण ये महत्वपूर्ण टर्म है, पूछी जा सकती है, बहुत ही अच्छी टर्म है। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने यूपी को पूल परीक्षण की अनुमति दी है। ठीक है, तो यूपी उत्तर प्रदेश को ध्यान रखना है, पहला राज्य बन गया है जिसने पूल परीक्षण ये करेगा। तो सभी को इस टर्म को आत्मसात कर लेना है यहीं से सुन करके कि ये पूल परीक्षण होता क्या है। देखो, एक जिज्ञासु विद्यार्थी की निशानी होती है, कोई भी नया शब्द सामने आए उसको तुरंत अपने पास लेकर के उसके अर्थ को, है ना, उसके व्यवहारिक अर्थ को जानना चाहिए। तो पूल परीक्षण क्या होता है, इस पर हम बात करते हैं। एक साथ देखो क्या होता है कि मान लीजिए, मैं इसको समझा देता हूँ कि हाँ, हमारे गांव में 100 व्यक्ति हैं और हमें पता लगाना कि 100 में से किसी को कोरोना है कि नहीं है। तो एक ऑप्शन तो हमारा 100 का टेस्ट करें, तो इसमें अधिक समय और ऊर्जा संसाधन खर्च होंगे। एक किट भी 1000 रुपये का आता है तो 1 लाख रुपये खर्च हो जाएंगे। एक चीज़ हम ऐसा करें कि 100 का सैंपल एक साथ ले लें और एक ही टेस्ट लगा ले। 100 का एक में इकट्ठा कर लिया और एक ही लेकर के टेस्ट लगा ले। अगर ये टेस्ट नेगेटिव आया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि सभी नेगेटिव है। सबका सैंपल एक साथ मिला लिया एक पात्र में और टेस्ट लगा लिया। अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या है कि सभी नेगेटिव है। तो इस स्थिति में हम 99 टेस्ट लगाने से बच जाएंगे। 99,000 रुपये हमारे, और जो 99 जो हमारा समय और था वो बच जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, इसकी ये उपयोगिता है, उपादेयता है पूल परीक्षण की। ठीक है, अगर हमने टेस्ट लगाया और पॉजिटिव आ गया, 100 जनों का ग्रुप सैंपल जो है टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो क्या होगा, इससे हमें पता लगेगा हाँ कोई ना कोई तो ऐसा है जिसको पॉजिटिव। तब की स्थिति में ही हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल टेस्ट लगाएंगे, व्यक्तिगत टेस्ट लगाएंगे। तो इसको कितना शानदार ये तकनीक है, आइडिया है, प्रणाम है इस विचार को। और ICMR ने इसकी अनुमति दे दी कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो। तो अब ये इससे क्या होगा, एक तो परीक्षण में गति भी आएगी। एक मतलब 100 परीक्षण, जितना मैं तो 100 तो एक उदाहरण लेके समझाया। ठीक है ना, कितनी ही आबादी हो तो उसको क्या करेंगे, तो एक साथ में गति से परीक्षण होते जाएंगे। 500 जनों का सैंपल लिया और एक बार पता लग जाएगा 500 को कोरोना नहीं है। ठीक है, तो ये है पूल परीक्षण। ठीक है, चलो, एक साथ कई नमूनों के साथ रखकर परीक्षण किया जाता है। परीक्षण नकारात्मक आता है तो इस स्थिति में सभी नमूनों का परिणाम नकारात्मक माना जाता है। ठीक है, सकारात्मक आने पर सभी का परीक्षण व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। यह है पूल परीक्षण। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, हिमाचल दिवस, आज के कुछ प्रमुख दिवस हैं तो उनको हमें ध्यान में लेना है। आज के कुछ प्रमुख दिवस हैं तो हिमाचल दिवस, प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। इस माह के अंत में मैं इस पूरे महीने के जितने भी दिवस है उस पर एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। मैं रोज़ का रोज़ आप तक पहुंचा रहा हूं, इन सबको अलग करके वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, तो वो हम बनाएंगे। फिर भी आप साथ साथ में रिवाइज़ करते रहिए। 1 अप्रैल को जैसे उत्कल दिवस था, 2 को ऑटिज्म डे था, ऐसे। ठीक है, तो रिवाइज़ करते रहिए। सभी को रटने की आवश्यकता नहीं, बार बार देखते रहिए, आप एग्जाम में करके आ जाएंगे। ठीक है, तो हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 15 अप्रैल 1948 को मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में, जब ये 1948, ठीक है ध्यान रखना, मुख्य आयुक्त के, अभी संविधान भी लागू नहीं हुआ था, मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में यह अस्तित्व में आया था। 26 जनवरी 1950 को ग श्रेणी के राज्यों में इसको रखा गया था। 1 जुलाई 1954 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया था। और 25 जनवरी 1971 को, इससे पहले विधेयक पारित हुआ था 70 में, इतना नहीं, लेकिन 25 जनवरी 1971 को ये नया राज्य बना है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य कब बना, 18वां राज्य बना है 1971 में। 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य बना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो 25 जनवरी को तो राज्य बना, ठीक है, लेकिन 15 अप्रैल को पहली बार ये अलग से अलग एक बहुत राजनीतिक इकाई के रूप में उभरा था ना, इसलिए 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण दिवस तो ये था हमारे लिए। दूसरा महत्वपूर्ण दिवस है आज 16 अप्रैल है और कल की बात कर रहे हैं हम, तो विश्व कला दिवस यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, है ना, साइंटिफिकल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। यूनेस्को पेरिस में इसका मुख्यालय है। यूनेस्को इसको मनाता है वर्ल्ड आर्ट डे। चलो, एक शानदार टर्म हमारे सामने है, ये पूछी जाएगी, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
मेरे अनुसार। तो सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को एक में शामिल करता हूँ। ये जो छोटे मोटे निधन होते हैं वो हम हमारी चर्चा में मैं वैसे लेता नहीं हूँ फालतू। जो कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिसने समाज कला संस्कृति में योगदान दिया है, ठीक है, जीवन में, उनको भले निधन हमें ध्यान में लेना है, बाकी मैं जनरली नहीं लूँगा। ठीक है। देखो अपना देश एक वेबिनार सीरीज़, ठीक है, इस पर पूरी बात करेंगे क्या है क्यों है। देखो अपना देश वेबिनार सीरीज़ पर्यटन मंत्रालय द्वारा अतुल्य भारत की संस्कृति और विरासत की गहरी और विस्तृत जानकारी प्रदान करने हेतु प्रारंभ की गई है। किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? पर्यटन मंत्रालय द्वारा। ठीक है। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इसको प्रारंभ किया है। ठीक है, जैसा कि ये बिंदु आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इसको प्रारंभ किया है। ठीक है। इसका शीर्षक है सिटी ऑफ सिटीज़ दिल्लीज पर्सनल डायरी। इसका शीर्षक भी आप ध्यान में रख लीजिए, सिटी ऑफ सिटीज़ दिल्लीज पर्सनल डायरी। एक चीज़ की इसको पहले समझना है कि ये है क्या। ठीक है, सर्वप्रथम हमें दिमाग में प्रश्न आना चाहिए, देखो अपना देश वेबिनार सीरीज़ है क्या। इसमें दिल्ली के लंबे इतिहास को दर्शाया गया है, ठीक है, लेकिन अब इसकी बात करते हैं है क्या। देखो अभी कोविड-19 के चलते पर्यटन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है, सब चीज़ें प्रभावित हुई, उसमें पर्यटन भी है ना। तो कल न्यूज़ में मैं देख रहा था 1,500 करोड़ का भारतीय रेलवे को नुकसान हो रहा, तो हुआ ही है, हमारा भी हो रहा है, सबका हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पर्यटन विभाग को जो नुकसान हुआ, पर्यटन जो प्रभावित हुआ है, तो अब क्या है कि एक वेबसाइट पर ही अब विभिन्न भारत की कला शैलियाँ, नृत्य, पार्क वगैरह, ये दर्शनीय स्थल जो है वेबसाइट पर ही दिखाया जाए, ताकि क्या है कि पर्यटक जितने भी हैं अभी वर्चुअल यात्रा, आभासी यात्रा उसकी कर ले बैठे बैठे घर पर। ठीक है, जिससे उनका समय भी निकल जाएगा और भविष्य में वो अपनी योजनाएं बना पाएंगे। हाँ भाई, यहाँ जाना, यहाँ जाना, यहाँ जाना, कितना शानदार प्लेस है, कितना है। तो एक तरह से भावी भविष्य के लिए तो पर्यटन विभाग ने अपनी तैयारी चालू कर दी है कि लोगों को पर्यटन को वापस से बढ़ावा देना है, कैसे लोग पर्यटन को वापस अपनी पूर्ववत स्थिति में लाना है। ठीक है ना। तो अभी से ये आभासी यात्रा वेबसाइट के माध्यम से करेंगे, ये है वेबिनार सीरीज़। ठीक है, वेबसाइट के माध्यम से पूरे भारत में जितनी भी विशेषताएं हैं, कल सांस्कृतिक है, ऐतिहासिक विरासतों को सबको दिखाना वेबसाइट के माध्यम से। ठीक है, तो जिससे कि पर्यटक आकर्षित हो और उनको अभी योजना बनाने में सहायता हो कि हाँ भैया 1 साल बाद कहाँ जाना है, 6 महीने बाद कहाँ जाना है, ऐसा। ठीक है, चलो, तो ये था देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला, दिल्ली के इतिहास को दर्शाया गया विस्तृत रूप से। सिटी ऑफ सिटीज़ दिल्लीज पर्सनल डायरी इसका शीर्षक है, ध्यान रखना, सिटी ऑफ सिटीज़ दिल्लीज पर्सनल डायरी। चलो, अगली टर्म है नियर बाई स्पॉट्स। नियर बाई मतलब निकटवर्ती, स्पॉट्स मतलब स्थान। तो गूगल द्वारा ये एक छोटा सा लॉन्च किया गया है, थोड़ा सा सिस्टम है छोटा सा। देखो इसमें क्या है कि अपने मोबाइल में दर्शा देगा गूगल के माध्यम से कि हमारे निकटवर्ती जो दैनिक उपयोगी चीज़ें हैं, राशन हो गया और भी कई चीज़ें हो गई, तो निकटवर्ती कौन से संस्थान खुले हैं ये अपने फ़ोन से जानकारी ले पाएंगे। किसके माध्यम से? नियर बाई स्पॉट के माध्यम से। ठीक है, तो केवल ध्यान में लेना है, परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, मेनली चीज़ है हमारा रोज़ जो, इस प्रश्न को कोई स्किप मत करना। मस्त प्रश्न पर अब मैं धीरे धीरे स्कोर बड़ा करने वाला हूँ। ठीक है, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मैं इस पर भी काम कर रहा हूँ, पहले पढ़ने लायक नहीं थी, अब ठीक है। तो जैसे जैसे सुधरेगी तो मैं डेली के प्रश्न का उत्तर मैं अपने हाथों से लिख करके अगले दिन आप तक पहुँचाऊँगा, ये भी करूँगा। ठीक है, तो डिटेल इस पर हम बात करेंगे ताकि आप इस पर लिखना भी हो ना तो आप लिख सकें। तो कल का मस्त प्रश्न था दादर नागर हवेली और दमन दीव विधेयक 2019 पर चर्चा हमें करनी थी। ठीक है, तो इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो दादर नागर हवेली दमन दीव विधेयक क्या है कि मेनली तो इस विधेयक क्या है इस पर बात कर लेते हैं पहले। दादर नागर हवेली और दमन दीव 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इन दोनों को विलय करके एक ही किया गया। ये विधेयक तो ये है, इस विधेयक के माध्यम से ऐसा किया गया। अब ऐसा क्यों किया गया, पहले इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसको ढंग से देखते हैं। तो इसको क्रमिक रूप से देखना उचित रहता है। तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि देखनी चाहिए हमें, आपको। तो सर्वप्रथम पृष्ठभूमि मतलब इससे पहले क्या था। ठीक है, पृष्ठभूमि जानने से पता लगेगा ऐसा क्यों हुआ। तो दादर नागर हवेली ऐसे लिखूंगा मैं शॉर्ट में। ठीक है, दादर नागर हवेली और दमन दीव ये 2 अलग अलग टेरिटरीज थी। ठीक है, तो ये आपका भारत है। ठीक है, ये सौराष्ट्र वाला हिस्सा है, ठीक है, भारत है। तो यहाँ पर पड़ता है दीव, दमन, दादर नागर हवेली। ठीक है, ये स्थान है, दीव है, दमन और दादर नागर हवेली, ये ध्यान रखना। तो ये हिस्से थे। तो इन दोनों में क्या था, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे।
दादर नगर हवेली की हम बात करें तो एक ही ज़िला था। दमन दीव की बात करें तो 2 ज़िले थे, काफ़ी छोटी इकाई थी। प्रशासन में प्रशासनिक व्यवस्था अलग अलग थी। इससे क्या था कि प्रशासन में ज़्यादा दुविधा सामने आ रही थी, कागजी खर्च ज़्यादा हो रहा था, समय की जो व्ययता है वो ज़्यादा हो रही थी। तो इससे निजात पाने के उद्देश्य से ये विचार आया कि क्यों ना इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य डिस्टेंस था वो भी 35 किलोमीटर ओनली था। केवल 35 किलोमीटर का में अंतर था और 3 ही ज़िले थे और इतने पास पास होते हुए 2-2 प्रशासनिक इकाई रखना उचित नहीं था। तो केंद्र शासित प्रदेशों को विलय करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, पृष्ठभूमि में और जान लेते हैं कि दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों पर ही पुर्तगाली शासन रहा है। दोनों पर ही पुर्तगाली शासन रहा है। आराम से सुनना, अपने वे में लिखना। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिख नहीं पाऊँगा, है ना, बोल रहा हूँ मैं, इसको क्रमिक रूप से लिखते जाना। दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों पर पुर्तगालियों का शासन रहा। दादर नगर हवेली जो थी वो 1954 में स्वतंत्र हुई और 61 में भारत में विलय हुई। ठीक है, दमन दीव गोवा के साथ ही स्वतंत्र हुआ। पुर्तगाली का शासन गोवा में 1961 तक रहा। ध्यान रखना, ऑपरेशन विजय के माध्यम से सैनिक कार्रवाई करके उनको हटाया गया। दमन दीव उनके साथ हटा। तो दमन दीव जो है शुरुआत में गोवा का हिस्सा रहा। ठीक है, गोवा केंद्र शासित प्रदेश था। 1987 में जब गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तब गोवा से इसको अलग कर दिया गया, तो ये अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है, तो ये तो है आपका दादर नगर हवेली और दमन दीव की पृष्ठभूमि कि ये क्या थे और कैसे अस्तित्व में है। ठीक है, ध्यान रखना 1954 में ये दादर नगर हवेली अलग स्वतंत्र हुआ और 61 में भारत में मिला। दमन दीव 61 में गोवा के साथ ही स्वतंत्र हुआ और 87 में ये अलग केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है, तो इनकी स्थिति मैंने आपको बता दी, भौगोलिक स्थिति भी आपको बता दी और क्यों इनको एक करना था। ठीक है, तो इस निमित्त इनको एक करने का काम किया गया। ये तो थी पृष्ठभूमि। अब बात करते हैं आगे। तो ये विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पारित हो गया और 26 जनवरी अभी 2020 में हम खड़े हैं, तो 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये अस्तित्व में भी आ गया। आप तक आने की आवाज़ भी आ रही होगी। तो 26 जनवरी 2020 को ये अस्तित्व में आ गया दमन दीव, दादर नगर हवेली और दमन दीव। ठीक है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, दो अलग अलग न होकर के एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दादर नगर हवेली और दमन दीव अस्तित्व में आ गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। उद्देश्य क्या, ऐसा क्यों किया गया, जैसे कि मैंने बताया, सेवा में दक्षता में सुधार, कागजी काम को कम करने, दोनों क्षेत्रों के नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने। ठीक है, केंद्र सरकार की नीति है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। ठीक है भाई, अब 35 किलोमीटर दूरी पर ही क्या इतना अलग अलग सरकारें, अलग अलग राजधानियाँ, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन सचिवालय, इतना खर्च, मतलब समय का भी व्यय और धन संसाधनों का भी व्यय। ठीक है, तो न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की नीति के तहत ऐसा किया गया। अलग अलग व्यवस्थाएं होने से अधिक प्रशासनिक दोहराव है ना, तो सेवा प्रदान करने में अक्षमता और धन का अपव्यय हो रहा था। इससे निजात पाने के लिए इन उद्देश्यों के साथ इनका विलय किया गया। ठीक है, तो ये विलय होने के बाद की स्थिति वर्तमान में क्या है कि अब केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए हैं, अभी केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे 8। ठीक है, ये ध्यान रखना, अभी केंद्र शासित प्रदेश है 8, कृपया करके इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये था कल का मस्त प्रश्न और आज का मस्त प्रश्न, इस पर भी हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। उपग्रह की कार्टोसेट सीरीज के महत्व को स्पष्ट कीजिए और वर्तमान तक इसके अस्तित्व में आने पृष्ठभूमि से लेकर के वर्तमान तक इस पर डिटेल बात करिए, सुनिए, समझिए, 15-20 मिनट खोजिए। आप 3-3 घंटे सो रहे होंगे, मुझे पता है, गर्मी में। तो अब आप खोजी की भूमिका में आइए। जितने भी व्यक्ति सुन रहे हैं, जिन कानों तक मेरी आवाज़ आ रही है, उनको मैं एक तो प्रणाम करता हूँ। पहली बात तो प्रणाम इसलिए, कभी तो उनको मेरी प्रणाम वो मेरा स्वीकार करेंगे और खोजेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो सबको एक बार पुनः प्रणाम, निवेदन की खोजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे भी सहूलियत होगी कि आप मेरे तक कुछ जानकारी दोगे, तो मेरा भी ज्ञान, नॉलेज बढ़ने वाला है इससे। ठीक है, और आपका तो निश्चित रूप से। तो कृपया करके इसको खोजिए। उपग्रह की कार्टोसेट प्रणाली कब से है, क्यों है, क्या काम कर रही है, इसकी क्या उपादेयता, उपयोगिता है, वर्तमान में कहाँ तक ये पहुँची है। ठीक है, तो इस पर भी हम कल डिटेल चर्चा करेंगे और अच्छे से पढ़िए, विभिन्न आयामों पर भी, और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। केवल करंट अफेयर्स तो मेरे साथ आप लगिए, मैं 1 वर्ष का करंट अफेयर्स तैयार करने की स्थिति आगे और अग्रसर हो रहा हूँ। तो करंट अफेयर्स हम मिलकर के इसको निश्चित ही करंट अफेयर्स को हम हरा देंगे, पर आप लोगों को क्या करना है, दूसरे विषयों को भी देख करके आगे बढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।